नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लेके आप लोगों के सामने, जो कि है नर्वस सिस्टम। और हिंदी में इसको हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है जितना कठिन है उतना इंटरेस्टिंग भी है और उतना ही हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, हम इसको बहुत ही आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे पहले जमाने में राजा हुआ करते थे जिनके कंट्रोल में सारी प्रजा होती थी। देखिए, प्रजा अगर है, प्रजा को काम करना है तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता था। अब ऐसा नहीं है कि राजा बिना प्रजा के कोई काम कर सकता है, लेकिन प्रजा जो भी काम करती थी वो किसी राजा के कहने के हिसाब से करती थी। राजा का उसके ऊपर क्या होता था, कमांड होता था कि तुम्हें ये करना है, तो प्रजा वैसे ही काम करती थी। वैसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो राजा है। ठीक है, और बाकी के जितने ऑर्गन है वो उस राजा के प्रजा की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है या फिर जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैं सब बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का ये राजा सिस्टम है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इस सिस्टम को समझेंगे अच्छे से कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। देखिए, नर्वस सिस्टम है क्या, तो नर्वस सिस्टम इज ए कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखिए, है क्या ये, कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये कंट्रोल सिस्टम है। मतलब ये बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम इसका है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि कम्युनिकेट भी कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे लीवर को कुछ चाहिए। ठीक है, हमारे लीवर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन भले ही हमारे लंग्स और हार्ट मिलके किसके पास पहुंचा रहे हैं, लीवर के पास। लेकिन हमारे लीवर को अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये बात हमारे हार्ट और लंग्स तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा कि जो हमारा लीवर है वो मैसेज भेजेगा और वो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा कि वो मैसेज कन्वे करेगा लीवर और सॉरी हमारे लंग्स और हार्ट के पास कि तुम्हें ज्यादा फंक्शन करना है, क्योंकि जो लीवर भाई साहब है उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उनकी डिमांड जो है बढ़ रही है। तो लीवर ने बोला ब्रेन को, और ब्रेन ने किसको इन्फॉर्मेशन दिया, लंग्स और हार्ट को। तो लंग्स और हार्ट ने अपना फंक्शन बढ़ाया ताकि लीवर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ है लीवर और हार्ट लंग्स के बीच में, वो किसी के थ्रू हुआ है, और वो जो है सिस्टम हुआ वही हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ये क्या कर रहा है, एक तो कंट्रोल भी कर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द बॉडी दैट रिसीव स्टिमुलाई। और ये क्या करता है, कोई भी स्टिमुलाई रिसीव करता है। स्टिमुलाई जैसे कि मान लीजिए हम अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करें तो हमने यहाँ पे पिंच किया। ठीक है, तो ये जो स्टिमुलस हमने यहाँ पे दिया, हमें ये शार्प चीजें यहाँ पे चुभ रही हैं, तो इसका मतलब हमें जब पता चल रहा है तो ये मैसेज गया हमारे ब्रेन के पास, हमारे नर्वस सिस्टम के पास। और ये नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, उसका एक पार्ट जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज को उठाया गया और वो लेके गया हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन ने बताया कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस है, कोई यहाँ पे शार्प चीजें जो क्या हो रही है, पिन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस को भी क्या करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट क्या करेगा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसको समझेगा। जैसे हम यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन है, हमारे सामने कैमरा है, हमारे सामने स्क्रीन है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है हमारे सामने ये क्या है, कि कैमरा है और ये स्क्रीन है। तो ये हम समझ कैसे रहे हैं कि जो भी प्रोसेस हमारी आंख से होते हुए ब्रेन के पास जा रहा है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो चीज ऐसे दिखती है वो क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, और ये जो ऐसी चीज दिखती है वो क्या है, कैमरा है। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन को हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद क्या इसका काम है, एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। और ये होता कैसे है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमने पिन किया तो वो पता चला हमारे ब्रेन को। तो यहाँ से मैसेज यहाँ तक कैसे गए, तो वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से होता है। देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। एक सेल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और उसी सेल के अंदर जो है हमारे कुछ न्यूरो होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को कन्वे कराते हैं। ठीक है, एक सेल से निकलेंगे दूसरे सेल तक पहुंचेंगे, और एक सेल के अंदर जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल चलता है, जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे
नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन की। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन इसके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। हमने बताया कि अगर हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गर्म चीज हम रख दे रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे कोई प्रेशर दे रहे हैं, या फिर हमने सिर्फ टच किया, तो ये सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। तो इसका मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा उसको वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेट्स एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक तो इकट्ठा करना और ऊपर से उसको क्या करना है कि वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन उसको समझना, ये भी काम हमारे नर्वस सिस्टम का है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल मसल्स एंड ग्लैंड्स। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं या फिर जितने भी ग्लैंड से सिक्रेशंस हो रहे हैं, सबको कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में कितना किस हार्मोन्स की जरूरत है वो हमारा नर्वस सिस्टम ही डिसाइड करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि ये हमारा जो हाथ है, मान लीजिए हाथ हम मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, ये जो हमारे हाथ का मूवमेंट हो रहा है या फिर किसी भी मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, ये हमारी गर्दन जो है वो मूव कर रही है, तो इस मसल्स का, ये जो हमारी गर्दन में मसल्स है, इसका भी जो मूवमेंट हो रहा है वो भी कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी बैलेंस हैं वो भी कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए कि ग्लूकोज की कमी हो रही है, नेचुरली ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो पैंक्रियाज को इन्फॉर्मेशन देगा, मैसेज देगा कि हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज की कमी हो रही है। तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करेगा, जिससे हमारा जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सके। और उसके अलावा अगर मान लीजिए ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, नॉर्मली जो हम किसी डिजीज की बात नहीं कर रहे, अगर हमारा नॉर्मली ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो यही नर्वस सिस्टम पैंक्रियाज को फिर से इंफॉर्मेशन देगा कि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे ये पूरा जो होम्योस्टेसिस है, इंसुलिन और ग्लूकोज का जो बैलेंस है वो बना रहता है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या हमारा, कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी। जितने भी वॉलंटरी हो या फिर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो, वॉलंटरी का मतलब क्या है कि हम इस पे बैठना चाहेंगे, अपनी मर्जी से बैठ गए, या फिर जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट, बॉडी का कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी मर्जी से है। हम चाहेंगे तो ये जो हमारा मार्कर है, ये जो हमारा पेन है, उसको हम चाहेंगे तो इस हाथ में ले लिया हमने, फिर हम चाहेंगे तो इस हाथ में ले ले रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हमारी इच्छा से हो रहा है, हमारी इच्छा में, हमारे कंट्रोल में है। लेकिन भले ही हम इसको अपनी इच्छा से करें, बट ये कंट्रोल किससे हो रहा है, हमारी नर्वस सिस्टम से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इनवॉलेंट्री चीजें हैं जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही लेकिन हो जा रही। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अभी हमें छींक आ रही है, अचानक से छींक आ गई, तो ये तो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, हमने जानबूझ के तो छींका नहीं। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट जो है वो क्या हो रहा है, हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, अचानक से उसको जरूरत पड़ी बहुत ज्यादा बीट करने की। ठीक है, अभी हमें भागना पड़ गया, फिर हम भाग के लिए थोड़ा सा दौड़ के आए, तो उसके बाद ये हार्ट बीट जो था वो बढ़ गया। तो हार्ट बीट को बढ़ाने का काम जो है वो भी किसका है, नर्वस सिस्टम का है। जबकि ये क्या है, इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा से कभी भी हार्ट बीट बढ़ नहीं सकता, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन। देखिए किसी चीज को सोचने के लिए, किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए, और इमोशंस जितने भी होते हैं उनके लिए हमारा नर्वस सिस्टम जरूरी है। नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से बना होता है। तो नर्वस सिस्टम अगर कोई भी पूछे कि इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सेल का नाम आता है, जो है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन वो सेल है जिससे हमारा जो है नर्वस सिस्टम पूरा बना हुआ है, और यही इसका फंक्शनल यूनिट भी होता है। हम अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, माइलिन शीथ होता है, उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। हम देख लेते हैं एक एक करके कि जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। आपको ये जो ब्रांचेस दिख रही है इस तरीके से, ये जो ब्रांचेस हैं इसी को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, रिसीव इम्पल्सेस। देखिए जब भी हम कहीं पे स्टिमुलस दे रहे हैं या फिर कोई भी मैसेज एक सेल से दूसरे सेल में जब ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको रिसीव करने वाला जो पोर्शन है वो डेंड्राइट्स है। मतलब कि इसने मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करके किसको दे दिया, हमारे सेल बॉडी को। दूसरा जो हमारा क्या है, ये पार्ट जो है न्यूरॉन का, वो क्या है, सेल बॉडी।
तो इसने रिसीव किया, रिसीव करके किसको दे दिया, सेल बॉडी को दे दिया। अब सेल बॉडी क्या करेगा, उस मैसेज को आगे की तरफ भेजेगा, ठीक है, और वो कहाँ चला जाएगा मैसेज, एक्सॉन के पास। तो डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, रिसीव करके सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने उसको एक्सॉन के पास क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब यही जो एक्सॉन है वो उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देगा, इम्पल्सेस को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, और किसके पास, दूसरे न्यूरॉन के पास। जैसे ये न्यूरॉन हमने यहाँ पे बनाया, मान लीजिए ऐसे सेम यहाँ पे दूसरा कोई न्यूरॉन हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसका ये एक्सॉन है, और यहाँ पे इसके क्या है, डेंड्राइट्स है, ये हमने बना दिया डेंड्राइट्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए आया था, वो यहाँ से क्या होगा, दूसरे सेल्स के पास, दूसरे न्यूरॉन के पास ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाता है। तो रिसीव कौन करता है, हमारा डेंड्राइट्स, और उसको ट्रांसमिट कौन करता है, हमारा एक्सॉन, ठीक है। उसके अलावा माइलिन शेथ, माइलिन शेथ क्या है कि ये आपको जो यहाँ पे कवरिंग दिख रही है एक्सॉन के ऊपर, जो हमारे येलो येलो कवरिंग दिख रही है, ये क्या है, माइलिन शेथ है। माइलिन शेथ का जो काम होता है बच्चों, वो क्या होता है, इंसुलेशन। इंसुलेशन हम बोल सकते हैं कि किसी भी इम्पल्सिस को, जो इनका ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर एक्शन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल का मतलब कि जो मैसेज यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी गति को बढ़ा देने का काम करता है हमारा माइलिन शेथ। अगर माइलिन शेथ किसी न्यूरॉन के पास न हो तो वहां से मैसेज बहुत ही धीरे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे 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 उसका क्या होता है कि यही माइलिन शेथ ग्रो करते हैं। वैसे वैसे जैसे जैसे माइलिन शेथ बनते जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, वैसे वैसे बच्चे के अंदर फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उम्र के साथ साथ बच्चा पहले बैठना शुरू करता है, पहले वो क्या करता है, क्राउलिंग करता है, उसके बाद वो बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे सपोर्ट लेके खड़ा होना शुरू करता है, फिर बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये जो चीजें धीरे धीरे उसका माइलस्टोन बढ़ रहा है, वो इसी माइलिनेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे उसके न्यूरॉन पे माइलिन शेथ बनते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होती है, न्यूरॉन जो है वो ज्यादा ग्रो करती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ज्यादा अच्छे से काम कर पाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें कि न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूरॉन्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। देखिए यहाँ पे सेंसरी और मोटर का क्या मतलब है। सेंसरी का मतलब होता है कि इम्पल्स को रिसीव करना। रिसीव करने का मतलब कि मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये क्या हमारा हाथ है, ये हाथ था, हाथ में यहाँ पे कोई इम्पल्स दिया गया, तो मैसेज यहाँ से होते हुए गया हमारे ब्रेन के पास, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है जो कि हमारे सर में, तो मैसेज हाथ से चला गया ब्रेन के पास, तो ये हमारा हो गया सेंसरी, ठीक है। यानी कि हम इस चीज को सेंस कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी चींटी ने काटा है या फिर कुछ चुभ रहा है, तो ये जो मैसेज हमारे ब्रेन के पास गया, जिसको हमने सेंस किया कि यहाँ पे हमें दर्द हो रहा है, वही मैसेज क्या कहलाता है, सेंसरी कहलाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को पेरीफेरी यानी हाथ पैर बाकी ऑर्गन से रिसीव करके हमारे ब्रेन के पास लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से मैसेज को लेके आते हैं उस हाथ के पास जहाँ पे वो स्टिमुलस है, तो उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई गर्म वस्तु पड़ी थी, उस पर हमने अचानक से हाथ रख दिया, हाथ रखते ही हमारा हाथ जल गया, ठीक है, ये क्योंकि वस्तु गर्म थी। तो जैसे ही हमने उस पर हाथ रखा तो ये मैसेज गया हमारे ब्रेन के पास कि ये तो गर्म है। तो ये जो मैसेज ब्रेन के पास गया कि ये गर्म है, वो सेंसरी है। फिर हमारे ब्रेन ने क्या किया कि एक मैसेज वहां से दिया इस हाथ को कि हाथ वहां से हटा लो, और यही मोटर है, ठीक है। तो जैसे हमारी चीजें हमें गर्म फील होती है, वैसे हमारा हाथ वहां से हट जाता है। तो मैसेज गया ब्रेन के पास, वो सेंसरी था, और ब्रेन ने फिर मैसेज दिया इस हाथ को कि वहां से हाथ हटा लो नहीं तो जल जाएगा। तो हम तुरंत हाथ क्या करते हैं, हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो ये जो मसल मूवमेंट करवाया गया जिससे हमारा हाथ हट गया वहां से, इसी को हम बोलते हैं मोटर, ठीक है। तो मोटर में क्या होता है कि जितने भी मसल्स के मूवमेंट हो रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं, मोटर के अंदर आते हैं। तो कुछ ऐसे न्यूरॉन हैं जो मैसेज को ब्रेन से बाकी के ऑर्गन के पास लेके जाते हैं, बाकी मसल्स के पास लेके जाते हैं, जिससे मसल्स मूवमेंट होता है, और उसी को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंसरी और मोटर दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन जो सेल थी, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी, उसके अलावा भी हमारे नर्वस सिस्टम में क्या कोई सेल है। तो जी हाँ, बिल्कुल सेल है। ये क्या, जो न्यूरॉन के अलावा जितनी भी सेल हमारे नर्वस सिस्टम में होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है, और इसको हम सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। ये क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेल आती हैं, तो नाम याद रख लीजिए, एपिंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सेटेलाइट सेल, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, स्वान सेल। ये सारी सेल जो है
हमारे न्यूरॉन के अलावा ये सारी सेल भी नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। और ये क्या करते हैं कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, कोई न्यूट्रिशन दे रहा है, कोई न्यूरॉन्स को किसी पैथोजन से बचा रहा है। जैसे हम बात कर ले एपिडाइमल सेल का, तो एपिडाइमल सेल का मेनली जो काम होता है वो सेसप का प्रोडक्शन होता है। वही हम बात कर लें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है वो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है माइलिन शीथ बनाती है। अब सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, वो भी हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट जो है वो क्या करता है, तो एस्ट्रोसाइट जो है वो बैरियर का काम करता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, कहीं पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो ब्लड में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ब्लड तो हमारे ब्रेन के पास भी जा रहा है, लेकिन वो जो बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट है क्या वो सीधे ब्रेन के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। वही चीज हमने बताई आपको कि हमारा जो ब्रेन है वो राजा है, और राजा के पास प्रजा में से कोई भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट राजा के पास नहीं पहुंच सकता है, उसको किसी बैरियर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वही जो बैरियर है वो क्या है, हमारा एस्ट्रोसाइट, जो क्या करता है कि उस ब्लड में से देखता है कि कितनी चीजें जरूरत की जो हमारे ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और कौन सी ऐसी चीजें जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है उसको वहीं पर रोक देता है। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अगर वो ब्रेन के पास जाने की कोशिश कर रहा है तो एस्ट्रोसाइट उसको रोक देता है। ठीक है, और इसके हाथ में जितने, इसके चपेट में जितने लोग आते हैं उसको ये मार भी देते हैं। लेकिन अगर इससे बच के भी कोई निकल गया और ब्रेन के पास जाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद हमारा जो माइक्रोग्लिया है ये क्या करता है, उसको खाना शुरू कर देता है। तो ये जो हमने चार सेल को बताया ये तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। बाकी जो है हमारे दो सेल वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसमें से एक सैटेलाइट सेल है और एक श्वान सेल। श्वान सेल जो है वो क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, चलिए हमने बात कर लिया सपोर्टिंग सेल की। अब हम आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी के जो हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं उसकी बात हम कर लेकर। अब हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पेरिफेरल की बात करेंगे। तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो दो सिस्टम में डिवाइड होता है। पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो दो सिस्टम में डिवाइड होता है, जिसमें क्या है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये हमारी पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में जो हिस्सा हमारे नर्वस सिस्टम का, जो ऑर्गन या फिर जो पार्ट हमारे सेंटर में प्रेजेंट हो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और इस सेंटर से निकल के जो पेरीफेरी यानी कि हाथ और पैर में जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल। ठीक है, मतलब सेंटर से जो दूर जा रहा है वो क्या है, पेरीफेरल है। तो सेंटर के अंदर एक तो हमारा ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बॉडी ड्रॉ की, ये हमारा क्या है, बॉडी, ये बॉडी है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है वो यहाँ पे होता है हमारे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है। और उसके बाद जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ठीक बॉडी के सेंटर में ऐसे नीचे की तरफ आया होता है। तो ये देख रहे हैं आप, हमारे ये बॉडी का सेंटर है। ठीक है, और सेंटर का मतलब बीचों बीच, और बीचों बीच में हमारा जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाया जा रहा है। बाकी यहीं से नर्व निकलती हैं। ठीक है, कुछ नर्व्स हैं जो यहाँ से निकल के हमारे हाथ में जा रही हैं, पैर में जा रही हैं। ठीक है, और बाकी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके पास जा रही हैं। तो ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ठीक है, देखिए नर्व क्या होता है, अब उसकी बात हम कर लें। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो उसके लिए बीच में कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो दोनों को कनेक्ट कर रही हो। जैसे हमने वही एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पे चिमटी की तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचा, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन चल रहा है कि हमने यहाँ चिमटी की और सीधे ब्लूटूथ से यहाँ तक मैसेज चला गया, ऐसा नहीं है। जब हमने यहाँ पे चिमटी की तो यहाँ पे एक नर्व प्रेजेंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वो इस मैसेज को यहाँ से लेके गई स्पाइनल कॉर्ड को दिया और स्पाइनल कॉर्ड ने इसको भेज दिया हमारे ब्रेन के पास कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो तार का काम कर रहा है, ये जो कनेक्शन का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं नर्व। ठीक है, और ये जो नर्व है उसमें एक जो होती है हमारी क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व होती है। तो क्रेनियल नर्व तो वो नर्व है जो हमारे ब्रेन से निकलती है। ठीक है, जो ब्रेन से निकलती है वो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो हमारी क्या है, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर्स होती हैं और स्पाइनल नर्व जो होती है वो टोटल 31 पेयर्स जोड़ी में होती हैं। ठीक है, मतलब कि 31 इधर है तो 31 इधर है, और ये जो क्रेनियल है 12 इधर है तो 12 इधर है।
ठीक है। ओके, इस क्लासिफिकेशन को हम एक चार्ट से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमने बताया था कि ये ब्रेन हो गया और इससे जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड। ये आता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये किसके अंदर आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व है, यानी कि जिसको हमने वायर बताया भी, जो कनेक्ट करती हैं, जो हमारे ब्रेन से निकल रही हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इफरेंट और अफरेंट लिखा हुआ है। ये जो नर्व होती हैं इनका दो काम हो सकता है। हमने वो चीजें आपको बता दी। ये तो ये सेंसरी का काम कर सकती हैं, ये तो ये मोटर का काम कर सकती है। और कुछ नर्व ऐसी होती है जो दोनों करती हैं। ठीक है, तो सेंसरी का मतलब हमने बता दिया कि जो मैसेज को बाकी के ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जा रही है वो सेंसरी है, और जो मैसेज को ब्रेन से बाकी पार्ट में लेके जा रही है वो मोटर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली कि टीएनएस के अंदर हमारा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। और फंक्शन की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर दो फंक्शन होता है, एक तो हमारा मोटर का काम और एक होता है सेंसरी का काम। ठीक है, तो सेंसरी पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम बात कर लेते हैं मोटर की। मोटर में देखिए होता है एएनएस और सोमैटिक। ठीक है, एएनएस का मतलब क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक और सोमैटिक में क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए कोई भी ऐसा मूवमेंट, हम ये जो दोनों पार्ट है वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको? मोटर के अंदर पढ़ रहे हैं। और मोटर हमने बताया कि जितने भी मसल्स मूवमेंट होते हैं उसको हम मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बॉडी का मूवमेंट जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हो, वॉलंटरीली कर सकते हो, जैसे कि किसी से हाथ मिलाना, बैठना, चलना, ये सारी चीजें हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो वो उसको हम क्या करते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रखते हैं। ऐसे मसल्स मूवमेंट जैसे हाथ को फैलाना, हाथ को मोड़ना, ठीक है, ये हमारे इच्छा से हो रही है, हमारे कंट्रोल में है, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर है। वही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनवॉलंटरी, ऐसे बॉडी के मूवमेंट जो हमारी इच्छा में नहीं है। जैसे कि ये हमारा हार्ट लगातार क्या कर रहा है? बीट कर रहा है, पंप कर रहा है। हम चाहें कि थोड़ी देर इसको रोक लेते हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रोक लें, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट बॉडी के जो हमारे कंट्रोल में न हो, हमारा ब्रेन सिर्फ उनको कंट्रोल कर सकता है, वो किसके अंदर आते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए हमने हार्ट की बात कर ली। उसके अलावा अगर हम बात कर लें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, तो मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना खाया, उसको चबाया, चबाने के बाद हमने उसको निगल लिया। अभी तक तो वो हमारे कंट्रोल में था, हमने जब तक उसको निगला नहीं था तब तक हमारे कंट्रोल में था। अब जैसे हमने उसको निगल लिया, क्या हम ये सोच सकते हैं कि नहीं इसको अभी थोड़ी देर तक हम यहाँ इसको फिगस में रोक लें, या फिर थोड़ी देर तक हम स्टमक में रखेंगे, हम उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं है। एक बार हमने निगल लिया तो अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब वो जाएगा, स्टमक में जाएगा, वहाँ टूटेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, मसल्स मूवमेंट जो है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे दो पार्ट दिखा दिया। ठीक है, हम इसकी बात नहीं करेंगे एंट्री की, मैं एंट्री की भी बात कर ली है। हम सिर्फ बात करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। क्या अंतर है दोनों में? देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी मसल्स मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उनका क्या है कि वो जरूरत पड़ने पे कभी भी बढ़ सकते हैं, और जब इससे जरूरत कम होगी वो क्या होंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इनको बढ़ाना और घटाना भी हमारे बस की बात नहीं है, वो हमारा सिर्फ नर्वस सिस्टम ही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सामने कोई भी ऐसी डेंजर सिचुएशन आई, हम कहीं पे जा रहे थे और अचानक से हमारे सामने कोई भी जानवर जहरीला या फिर कोई खतरनाक सिचुएशन ऐसी हमारे सामने आ गई जिससे हम डर गए। ठीक है, तो वहां पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। जैसे हमारे सामने मान लीजिए कि कोई जानवर आ गया, शेर आ गया, वैसे तो शेर आ जाएगा तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, फिर तो जो करना है वो शेर ही करेगा। बट हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं
कि शेर आ गया, तो अब हमारा जो ब्रेन है उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और उसमें भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, और ये डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। जब इसको लगेगा कि जो सामने की सिचुएशन है वो ज़्यादा डेंजर है, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है। अगर इसको लगेगा कि ये जो डरावनी चीज़ है इससे हम लड़ सकते हैं, तो ये डिसाइड कर लेगा कि हम इससे लड़ेंगे। या फिर इसको लगेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन है, ना तो हम इससे लड़ सकते हैं, ना तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि भागेंगे तब ये पकड़ लेगा। तो हम उसके सामने क्या करते हैं, झुक जाते हैं, उससे डर जाते हैं। ठीक है। तीन कंडीशन, जो तीन सिचुएशन जो हमारे सामने आती है, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि हमें इसके सामने से भाग जाना है, या इससे लड़ना है, या तो इससे क्या करना है, इसके सामने हमें झुक जाना है। तो फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब यहाँ से हमें भाग जाना है। दूसरा क्या है, फाइट, उससे लड़ना है। या तीसरा क्या है, फियर या फिर फ्राइट, यानी कि उसके सामने में डर के झुक जाना है। तो इन तीनों सिचुएशन में, ये तीनों जो भी सिचुएशन हमने डिसाइड किया, हमारे नर्वस सिस्टम ने डिसाइड किया है, उसमें हमारे कुछ मसल्स के मूवमेंट को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर हमें भागना है तो हमारी पैर की मसल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। तो जब पैर की मसल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो हमें उसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन ज़्यादा देने के लिए हमें क्या करना है, उस वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ानी है। ठीक है। तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट के पंप को बढ़ा देता है। ठीक है। अब हार्ट के पंप को तो उसने बढ़ा दिया कि जल्दी जल्दी वो सर्कुलेट करे और ब्लड हमारे पैर के पास पहुंचता रहे। लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन भी होना जरूरी है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा ब्लड में, हमारे रेस्पिरेशन से। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारे रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है। तो जैसे ही कोई डेंजर सिचुएशन आती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, और हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारा नर्वस सिस्टम अब उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो यही जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बढ़ जाती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और उसके बाद जैसे ही वो जो डेंजर सिचुएशन थी वो सामने से हमारे हट गई और हम एकदम रिलैक्स होते हैं, तो जो चीज़ें अब नॉर्मली बढ़ी थी, हमारा हार्ट रेट बढ़ा था, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ा था, अब उनको नॉर्मल भी तो आना है। तो उनको नॉर्मल लाने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो है वो क्या होता है कि प्रोटेक्टेड बाय स्कल, मेनिंजस और सीएसएफ। देखिए हमारा जो ब्रेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने बताया, सबसे पहले ही बता दिया आपको कि हमारे बॉडी का राजा है। तो राजा को बहुत ही प्रोटेक्शन चाहिए होता है, नहीं तो अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो उनके पास आसानी से कोई भी बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाएगा। और जब ब्रेन के पास कोई बैक्टीरिया वायरस पहुंचेगा और ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो पूरे ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, और ब्रेन गया तो पूरी बॉडी की कहानी खत्म। ठीक है। तो इसके लिए ब्रेन के लिए अलग से प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन में क्या है, सबसे पहले हमारा स्कल है, ये जो हमारी बोन है, ये हमारी बोन है। बोन के बाद क्या है, मेनिंजस। मेनिंजस क्या होती हैं, ये लेयर्स होती हैं। ठीक है। ये क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं जो हमारे स्कल के नीचे होती हैं और ब्रेन के ऊपर, यानी कि स्कल और ब्रेन के बीच में तीन लेयर पाई जाती हैं। ठीक है। जिनका नाम क्या है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ये तीन लेयर हमारे क्या होती हैं, ब्रेन को कवर की होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी क्या किया होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि ये होता कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है। ठीक है। ये क्या है, ये ब्रेन है। मानिए सपोज करिए ये क्या है, ब्रेन है। ठीक है। अब ब्रेन की प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो है स्कल होगा, हमारी खोपड़ी होगी। ठीक है। खोपड़ी के ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर तो ऐसे स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर है। ये हमारे बाल जो है स्किन के ऊपर क्या है, हेयर है। अगर हम हेयर को कट करें फिर स्किन हटाए तो क्या मिलेगा हमें, बोन मिलेगा। अब ये जो बोन है, ये जो हमारी बोन है, बोन को अगर हम हटाएं ऊपर से तो इसके नीचे क्या मिलेगा, तो इसके नीचे मिलेगा हमें लेयर। ठीक है। इसके नीचे हमें कुछ लेयर्स मिलेंगी। लेयर्स को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। इसके अंदर हमें मिलेंगे लेयर्स, और ऊपर की सबसे जो पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ठीक है। ड्यूरामेटर के नीचे हम जाएंगे तो हमें दूसरी लेयर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर। ये क्या है,
एरेक्नॉइड एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, दो लेयर हमने बता दी, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर। अब एरेक्नॉइड मैटर के नीचे हम जाएंगे जो कि ब्रेन से डायरेक्टली टच होता है, तीसरी लेयर, उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। ये जो तीसरी लेयर है जो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली टच होती है, इसको हम बोलते हैं पाया मैटर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कुछ लेयर्स और स्कल। अब उसके अलावा एक फ्लूइड हमने बताया कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम से एक फ्लूइड भी होता है। वो कहाँ पे होता है? तो वो इसी एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में होता है। यहाँ पे जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं CSF। देखिए, ब्रेन का प्रोटेक्शन करने के लिए फ्लूइड भी जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई से मान लीजिए हेड पे कोई इंजरी होती है, कोई ब्लंट ट्रॉमा होता है, तो ये जो पहले तो हमारी स्कल जो है, हमारे जो बोन है, ये वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगी हमारे ब्रेन को। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर बोन के अंदर तक बात पहुंच गई तो हमारे जो लेयर्स हैं, जो ड्यूरा मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर है, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो इसके अंदर फ्लूइड भरा है CSF, वो भी क्या करता है कि जितने भी एक्सटर्नल शॉक हैं, जो हमारे बाहर से झटका लग रहा है ब्रेन को, उस शॉक को ये क्या करता है, CSF जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे फ्लूइड होगा तो वो क्या करेगा कि बाहर से आने वाले झटके को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सीवियर और बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, जिसमें स्कल पूरी डैमेज हो गई, पूरी लेयर हट गई, तो वहां पे तो हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। लेकिन हम बात सिर्फ ये करें कि ब्लड ट्रॉमा हुआ है, बाहर से किसी ने मारा, तो वो बात हमारे ब्रेन तक न पहुंच पाए, इसलिए इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स, कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर वहां पे बताया था, इसको हम इस इमेज से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे नीचे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, कि हमारा ये जो हिस्सा है वो ब्रेन है। ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारा क्या है, ये हिस्सा जो है ये ब्रेन है। ठीक है, ये जो है ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। अगर बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे पहले हमें दिखेगी स्किन। ये हमारी चमड़ी है, ये हमारे सर की क्या है, चमड़ी है, स्किन है ये। स्किन के ऊपर ये बाल निकले हुए हैं, ठीक है, जो हमारे सर के बाल हैं। उसके नीचे जब हम आएंगे, मान लीजिए हमने स्किन को पूरा हटाया, तो स्किन को हटाते ही हमारी बोन की कवरिंग दिखेगी। बोन की कवरिंग, बोन की कवरिंग को हम कहते हैं पेरियोस्टियम। ओस्टियम मतलब बोन, और उसके ऊपर यानी पेरी। तो पेरियोस्टियम जो थी वो बोन की कवरिंग होती है। हमने पेरियोस्टियम को हटाया तो हमें दिखेगा डायरेक्टली बोन। ठीक है, और ये बोन कौन सा बोन है, स्कल बोन है, खोपड़ी की हड्डी। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, ये बोन है, ये है हमारा बोन। अब हम बोन को हटाएंगे तो हमें बोन के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा लेयर, और वो लेयर किसकी होती है, मेनिंजियल लेयर। ठीक है, मेनिंजेस होती हैं, मेनिंजेस में 3 लेयर होती हैं। पहला ड्यूरा मैटर जो सबसे आउटर होता है, 2 लेयर ये इनकी होती है, एक हमारे ब्रेन से टच होता है जिसको हम पेरियोस्टियल लेयर बोलते हैं, और एक जो हमारे मेनिंजियल लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। 2 लेयर होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हमें दिखेगा एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये दूसरी लेयर एरेक्नॉइड मैटर है। उसके बाद हमने बताया था कि जो हमारा पाया मैटर होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से टच होता है, तो ये जो दिख रहा है लेयर, ये क्या है, पाया मैटर। ठीक है, हमने बताया था कि एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। और CSF कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में। ठीक है, ये हमारा एरेक्नॉइड मैटर है और ये हमारा पाया मैटर है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कोई पूछेगी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे होता है, तो हम बताएंगे इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है, तो एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो ब्रेन हमने बात की थी, ब्रेन के प्रोटेक्शन की बात की थी कि ब्रेन के ये प्रोटेक्शन होते हैं। अब हम उसी ब्रेन के पार्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रेन में। ठीक है, पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। 3 हिस्से में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये जो सबसे बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सेरेब्रम। ठीक है, ये क्या, सेरेब्रम। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, लार्जेस्ट जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो है सेरेब्रम।
उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है यहाँ पे, ये है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, ये क्या है? सेरेबेलम, और इसको हम छोटा दिमाग के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रेन स्टेम, ये जो हमारा हिस्सा है वो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो हमारा आता है मिड ब्रेन और पॉन्स, और तीसरा जो है मेडुला ऑब्लंगाटा। तीन चीजें जो आती हैं हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर आती हैं। तो टोटल जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये हमारे ब्रेन के पार्ट हो गए। ठीक है, अब हम जो है सेरेब्रम को पढ़ेंगे। एक एक जो हमने ब्रेन के पार्ट पढ़े, अब हम एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम उन्होंने बताया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा सेरेब्रम है। डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड का मतलब क्या है कि अगर हम ब्रेन को सामने से देखें, ठीक है, हम लेटरल की बात नहीं कर रहे, हम एंटीरो पोस्टीरियर व्यू अगर देखें, सामने से देखें, तो हमारा ब्रेन जो है वो इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर में। ये बात समझ में आ गई कि हम सामने से देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। उसके अलावा क्या है कि ये कंट्रोल करता है किसको? इंटेलिजेंसी, मेमोरी, थिंकिंग, वॉलेंट्री मूवमेंट जितने भी हो रहे हैं। देखिए, सेरेब्रम साइज में सबसे बड़ा है तो इसका काम भी सबसे बड़ा है। मतलब बॉडी के मैक्सिमम जो काम है वो हमारा सेरेब्रम ही करता है। नर्वस सिस्टम का मेजोरिटी ऑफ जो फंक्शन है वो सेरेब्रम के अंदर ही होता है। इसमें इंटेलिजेंसी है, मेमोरी है, कोई थिंकिंग है, और जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं वो हमारा सेरेब्रम करता है। उसके अलावा सेरेब्रम के अंदर होते हैं लोब्स। ठीक है, हमारा जो सेरेब्रम है दो हेमिस्फीयर में बटा है, और एक हेमिस्फीयर में हम देखें तो चार लोब होते हैं। ठीक है, और ये जो लोब का नाम है वो उनके ऊपर प्रेजेंट बोन के नाम के ऊपर है। ठीक है, जैसे हमारा ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो लोब्स है उनका नाम भी हम क्या करते हैं, उसी बोन के आधार पर रख देते हैं। जैसे आगे वाला हिस्सा जो है वो फ्रंटल लोब है। ठीक है, आगे वाला हिस्सा जो है वो फ्रंटल लोब है। फिर यहाँ पे जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? पैराइटल लोब। ठीक है, उसके बाद ये जो साइड में ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है? टेम्पोरल लोब। और उसके बाद लास्ट में जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। तो ये चार लोब होते हैं, और इन चारों लोब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब जो था हमारा, फ्रंटल लोब का काम होता है थिंकिंग और स्पीच, सोचना और बोलना। ये दोनों काम जो है वो किसका है? फ्रंटल लोब का। पैराइटल लोब का काम जो होता है वो सेंसेशन होता है। ठीक है, सेंसेशन का मतलब कि जितने भी सेंसेशन होते हैं, सोमैटो सेंस, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा जो भी स्टिमुलस है उसको हम अगर सेंस कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारा लोब है वो पैराइटल लोब है। उसके अलावा टेम्पोरल लोब का काम होता है हियरिंग और मेमोरी, सुनने का काम होता है, और किसी भी बात को, किसी इमेज को, किसी भी चीज को दिमाग में, हम कहते हैं ना कि बिठा के रखना, कि हम इसको अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे तो वो इसी मेमोरी में जाके क्या होता है? स्टोर होता है, और वो मेमोरी का जो स्पेस है वो टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीपिटल, पीछे वाला जो हिस्सा है इसका काम होता है विजन। ठीक है, यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसका काम होता है देखना। देखिए, देखते तो हम आंख से हैं, लेकिन आंख जो है सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। उसने मैसेज के लिया, उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, कि हम जो बाहर से चीजें देख रहे हैं वो लेंस पे टकराया, लेंस से रेटिना गया, रेटिना में कुछ नर्व है, और नर्व ने उस मैसेज को रिसीव किया, और यहाँ से लेके गए पीछे की तरफ जहां पे उनका एरिया है, वहां जहाँ पे उनका सेंटर है वहां पे लेके गए, और उस हिस्से ने, यानी कि ऑक्सीपिटल जो हमारा हिस्सा है, इसने समझा कि हमने क्या देखा। तो देखने का काम जो है, देख के समझने का काम जो है वो किसका है? ऑक्सीपिटल लोब का, पिटल लोब का। ठीक है, हमने बात कर ली सेरेब्रम की। अब हम बात करते हैं सेरेबेलम की। सेरेबेलम को हम बोलते हैं छोटा दिमाग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। ठीक है, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग किसको हम बोलते हैं? सेरेबेलम को। सेरेबेलम जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, सबसे बड़ा तो सेरेब्रम था, और उससे छोटा सेरेबेलम होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो ये फंक्शन जो है इसका बैलेंस, पोस्चर मेंटेन करना,
और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइक राइड करते टाइम हमारा जो पूरा फोकस होता है वो रोड पे होता है। हम रोड पे देख रहे होते हैं कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे दूसरी गाड़ी आ रही है, पूरा फोकस तो हमारा रोड पे होता है। लेकिन उस टाइम जो हम क्लच दबा रहे हैं, हम एक्सीलेटर ले रहे हैं, हम गियर चेंज कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। और जो हम देख रहे हैं चीजों को कि ये यहाँ है वो यहाँ, वो हमारा सेरेब्रम कर रहा है। तो सेरेब्रम तो बिजी है रोड देखने में, और बाकी जो गियर चेंज करना, एक्सीलेटर लेना, क्लच लेना, ये सारी चीजें जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हमारा सेरेबेलम कर रहा है। ठीक है, तो बैलेंस, पोस्चर और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने का काम किसका है? हमारे सेरेबेलम का। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रेन स्टेम में। ठीक है, ब्रेन स्टेम में हमने 3 हिस्से बताए थे, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ब्रेन स्टेम है वो, इसमें इंक्लूड क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, वो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। कि फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो फंक्शन में ये क्या है कि कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे ब्रेन स्टेम का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड मसल टोन। मसल टोन और बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना हमारे मिड ब्रेन का काम है। पॉन्स जो होता है, पॉन्स का काम होता है रेगुलेट रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है? पॉन्स का होता है। ठीक है, देखिए पॉन्स के अंदर 2 सेंटर होते हैं, जिसमें एक होता है एपनिस्टिक सेंटर, और दूसरा जो होता है वो होता है न्यूमोटैक्सिक। जो एपनिस्टिक सेंटर होता है वो इंस्पायरेशन करवाता है। जब हम सांस ले हमारे अंदर जो है सांस जब हम लेते हैं तो उस टाइम हमारा एपनिस्टिक सेंटर वर्क कर रहा होता है। और जब हम सांस को रोकते हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, मतलब जैसे हमने मान लीजिए कि सांस को इनहेल किया, लिया, तो लेने के बाद हमें उसको रोकना भी तो है। कि हम बस लेते रहेंगे तो हमारा फेफड़ा फट जाएगा। तो हमें उसको रोकना है। तो रोकने के लिए हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो सांस लेना और सांस को रोकना, ये किसका काम होता है? पॉन्स का। तो ये सब मिला के क्या कर रहा है कि रिस्पायरेशन को रेगुलेट कर रहा है। उसके अलावा जो है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर 2 सेंटर पाए जाते हैं, एक तो वाइटल सेंटर और एक रिफ्लेक्स सेंटर। तो जो वाइटल सेंटर है वो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और हमारे ब्रीदिंग को क्या करता है? मेंटेन करता है। ब्रीदिंग देखिए यहाँ पे हमने बताया कि पॉन्स भी करता है, लेकिन ये ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करता है। ब्रीदिंग रेट, कब हमें 20 ब्रीथ पर मिनट लेना है, कब हमें 22 ब्रीथ पर मिनट लेना है, कब 28 ब्रीथ पर मिनट लेना है, वो जरूरत के हिसाब से ब्रीथिंग रेट को ऊपर नीचे करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा का। और जो रिफ्लेक्स सेंटर है, इसके रिफ्लेक्स सेंटर क्या करते हैं? वो सॉलोइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉलोइंग मतलब जितने भी बॉडी में रिफ्लेक्स हैं, वो सॉलोइंग हो गया, वो कपिंग हो गया, वो स्नीजिंग हो गया। जैसे खांसी लेना, खांसी करना, ये भी एक रिफ्लेक्स है। छींकना, ये भी एक रिफ्लेक्स है। किसी चीज को निगलना, वो भी क्या है? रिफ्लेक्स है। तो बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा का। तो टोटल हमने जो है ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। और ब्रेन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ब्रेन देखिए यहाँ पे जो है हमने ये एंटीरो पोस्टीरियर व्यू रखा है। इसमें हमें दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है, एक तरफ यहाँ से बीच से ये डिवाइड होता है 2 हेमिस्फीयर में। ठीक है, एक तरफ हमारे ये जो है वो राइट हो गया और एक तरफ जो है वो लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, तो 2 हिस्से में ये ऐसे डिवाइड होता है। उसके अलावा हम ब्रेन के अंदर जब देखेंगे तो हमें 4 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है, वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट में भी होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो उस वेंट्रिकल की बात नहीं हो रही है, हमारे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें से 2 तो हमारे लैटरल वेंट्रिकल होते हैं, 1 एंड 2। तीसरा जो वेंट्रिकल होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? तो इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर जो है सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। सीएसएफ यहाँ से प्रोड्यूस हो गए कहाँ जाता है? हमारे मेनिंजस की लेयर में। जो इसका जो प्रोटेक्शन होता है, हमने बताया अभी, जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है मेनिंजस, जिसमें सब एरेक्नॉइड स्पेस के बारे में हमने बात किया था कि जो हमारी ब्रेन की कवरिंग है, ये जो कवरिंग है ब्रेन की, इसके अंदर जो सारा सब एरेक्नॉइड स्पेस था, उसके अंदर जो सीएसएफ आता है वो यहीं से आता है। ठीक है, और वो कैसे जाता है? जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग ऐसे आती है,
ये उसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है सेसप वो यहीं से क्या होता है, कुछ इसमें चला गया और कुछ जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो सेफ्टी के लिए सेसप है उसमें चला जाता है। तो यहाँ से बना इस वेंट्रिकल में और बन के कहाँ चला गया, मेनिंजस की लेयर में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन को पूरी तरह से खत्म कर लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके का कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है अगर हम इसको काट के देखें तो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बटरफ्लाई शेप में स्ट्रक्चर बना होता है। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है। उसके बाद हम करेंगे ये जो हमारा सिलेंड्रिकल ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगाटा, जब हमारा जो ब्रेन का हिस्सा था वो मेडुला ऑब्लांगाटा पे खत्म हो गया था। अब वही से जो हमारा स्ट्रक्चर शुरू होता है जो सिलेंड्रिकल होता है और लंबा होता है, वही क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा से शुरू होता है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। फंक्शन की बात कर ले अगर हम इसके कि फंक्शन क्या है, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस और रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए बॉडी में जितने भी काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये हमारा पैर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैर है। यहाँ पे कोई पिन चुभ गई या फिर चोट लग गया तो यहाँ से मैसेज गया। ठीक है, इस नर्व के थ्रू होते हुए गया। इस नर्व ने मैसेज किसको दिया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, और इस स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को भेज दिया कहाँ पे, ब्रेन के पास। तो ये क्या कर रहा है कि कोई भी नर्व इम्पल्सेस जो भी है, जो भी मैसेज है उसको कंडक्ट करके हमारे ब्रेन के पास भेज रही है। इसलिए इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। उसके अलावा क्या है इसका काम, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास न भेज के यही से उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बताया था, ये क्या है कि इसी स्पाइनल कॉर्ड का कटा हुआ हिस्सा है। तो मान लीजिए कि ये नर्व है हमारी एक। ठीक है, ये नर्व यहाँ से आई, यहाँ से मैसेज आया कि हमारे पैर में कुछ चुभ गया। तो इस ब्रेन ने यहीं से मैसेज घुमा दिए कि पैर को हटा लो। तो हमने बिना सोचे समझे अगर पैर हटाया है, ठीक है, पैर ऐसे पड़ा तुरंत वो हट गया, हमने मतलब हमारे सोचने से पहले ही पैर वहां से हट गया। तो इसका मतलब कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने एक रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे दे दिया है और फिर उसके बाद वो मैसेज भले ही ऊपर चला जाए हमारे ब्रेन के पास कि हमारे पैर में चुभ चुका है, अब दर्द कर रहा है, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड ने एक्शन दे दिया। एक एग्जांपल और हम देते हैं, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर भर गया। ठीक है, पेशाब का जो थैली था वो पेशाब से भर गया। अब ये पेशाब का जो मैसेज है कि इसमें भरा हुआ, ये जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड यहीं से मैसेज को घुमा देता है और इस ब्लैडर को दबाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस ब्लैडर को दबाना शुरू कर दिया जिससे यूरिन बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये तो इसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे जिस रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है वहां पे होते हैं दरवाजे, जिसको हम स्फिंक्टर नाम से जानते हैं, और इस स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, जो हमारी इच्छा से ओपन होगा। तो इस ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन तो हमारी इच्छा में नहीं है, वो दबना शुरू हो गया है, लेकिन इस गेट को खोलना हमारी इच्छा में होता है, जिससे हम यूरिन अपनी इच्छा से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था कि इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो इसका है, इसमें हम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में बताते हैं कि ऐसे नर्व जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, जो ब्रेन से, कहाँ, अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो ब्रेन से निकलते हैं वो क्रेनियल नर्व होते हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं वो स्पाइनल नर्व है। जो हमारे क्रेनियल नर्व होते हैं वो टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी होते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 12 जोड़ी। और इनका काम क्या होता है, सप्लाई हेड एंड नेक, हमारे पूरे हेड में और हमारे पूरे नेक में सप्लाई करना, एक्सेप्ट वेगस नर्व। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक क्रेनियल नर्व ऐसी है जो हेड और नेक के अलावा भी बॉडी में सप्लाई देती है। ठीक है, हम अभी सारे नर्व के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वही स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें तो सप्लाई ट्रंक एंड लिम्स, जितने भी हमारे
चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विक कैविटी, पैर, हाथ, उसमें जो सप्लाई हो रही है वो हमारा स्पाइनल नर्व करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्व्स के, एक एक करके हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्रेनियल नर्व हमने बताया कि ब्रेन से निकलता है, ये हमारा ब्रेन है, और इसी ब्रेन से ये सारी नर्व निकली हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये टोटल 12 पेयर्स होती हैं, जिसमें से ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर्स होती है, और इस 12 के नाम आपको याद रखना जरूरी है। और इनको याद करने के लिए आपको इस पूरे, जैसे ये लिखा हुआ है, जिस सीरियल में लिखा हुआ है उसी सीरियल में आपको याद करना है। ये नहीं कि कोई ऊपर नीचे कर ले, क्योंकि कभी कभी आपको क्या है एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा कि क्रेनियल नर्व 5वीं वाली का क्या नाम है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, सेकेंड क्रेनियल नर्व, ऐसे करके क्रेनियल नर्व भी आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फिफ्थ में क्या है, 10th में क्या है, 11th में क्या है। तो आप वैसे अगर जानना है आपको, तो इसको जैसे हमने क्रम में लिखा है वैसे ही आपको क्रम में याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो क्रेनियल नर्व है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, जो प्योर सेंसरी, प्योर सेंसरी का मतलब क्या है कि ये मैसेज को सिर्फ कहीं से उठा रही है और हमारे ब्रेन के पास लेके जा रही है। तो अब देखें कि ये हमारा जो है ये मैसेज कहाँ से उठा रही है, तो ये ऑल्फैक्टरी जो है वो मैसेज लेके जाती है हमारे नोज से, नाक से। ठीक है, नाक से मैसेज लेके गई ब्रेन में, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्मेल। ये जो है ये क्या है, स्मेल करना इसका काम होता है। नेक्स्ट जो दूसरी हमारी क्रेनियल नर्व है ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम होता है विजन, देखना, और ये भी प्योर सेंसरी है। ठीक है, तीसरी नर्व जो हमारी ऑक्लोमेटर, ठीक है, और चौथी नर्व जो हमारी ट्रॉक्लियर, और सिक्स नर्व, अभी 5वें की बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स की बात कर लें, तो ये तीनों जो नर्व हैं, ये जो तीनों नर्व हैं ये क्या करती हैं, ये आई मूवमेंट करवाती हैं, आई बॉल मूवमेंट। ठीक है, आई बॉल मूवमेंट। देखिए ये जो नर्व गई है इसमें 3 नर्व हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो हमारी थर्ड और फोर्थ एंड सिक्स। ये 3 नर्व जो हैं वो क्या कराती हैं, आई बॉल का मूवमेंट। जैसे कि हमारी ये जो आईज है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेटरल जा रही है। ठीक है, इसको जो मूव कर रहे हैं, ऐसे से हम राउंड राउंड करा रहे हैं, तो इनको मूव कराने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको कंट्रोल कर रही है, वो नर्व कौन सी है, पहले जो हमारी थर्ड वाली ऑक्लोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, और सिक्स जो है एब्ड्यूसेंट। ये तीनों मिल के क्या कर रहे हैं कि हमारी आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो हमारी पल्पेब्रल मसल्स है, जैसे हम पलकों को झपका रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, और ये जो हमारी आईब्रोज है इसको हमने ऊपर नीचे किया, तो ये जो पूरा कंट्रोल है ये भी क्या करते हैं कि इन्हीं तीनों नर्व का काम है, पलकों को बंद करना, पलके झपकाना, और हमारी आई बॉल का मूवमेंट कराना, ये इन तीनों नर्व का काम है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा फिफ्थ नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, देखिए यहाँ पे इसका बहुत ही मेजर रोल है। ये क्या करता है कि फेस में जितने भी मसल्स हमारे हैं, फेस में जितने भी मसल्स हैं, वहां से सेंसरी का काम करना। सेंसरी हमने बताया था कि जैसे यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज चुभ रही है, या फिर यहाँ पे हमने थप्पड़ मार दिया, चोट लगा, या फिर कोई गर्म चीज हमने रख दी, तो ये जो हमें पता चल रहा है वो यहाँ से सॉरी, जो यहाँ से मैसेज को ब्रेन के पास लेके जा रही है नर्व, वो हमारी कौन सी नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, उसके अलावा इसका काम होता है चबाना। ठीक है, ये मैसेज तो लेके जा रही है, साथ साथ में कुछ ऐसे भी मैसेज हैं जो यही नर्व ब्रेन से लेके आ रही है हमारे फेस के पास। कुछ को तो फेस से ब्रेन के पास लेके जा रही है जो सेंसरी है, और कुछ मोटर भी कर रही है जो हमारे ब्रेन से मसल्स के पास लेके आ रही है। ठीक है, तो ऐसे नर्व को हम मिक्स नर्व कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से भी लेके आ रही है और कहीं से ब्रेन के, जैसे कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन से पेरीफेरी की तरफ लेके जा रही है, किसी मसल्स के पास लेके जा रही है, और उस मसल से मैसेज को ब्रेन के पास लेके जा रही है। तो दोनों अगर ये काम कर रही है, दोनों तरफ ये मैसेज को लेके आ रही जा रही है, तो इसको मिक्स नर्व बोलते हैं। और ट्राइजेमिनल जो हमारी मिक्स नर्व है। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज को इसकी हमारे फेशियल स्किन से लेके जा रही है ब्रेन के पास, और मैसेज को ब्रेन से लेके आ रही है हमारे चबाने वाली मसल्स के पास, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को चबाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व भी एक मिक्स नर्व है, और ये क्या करती है
कि हमारे फेस में जितनी मसल्स हैं उनका मोटर मूवमेंट कराना। ट्राइजेमिनल सेंसरी करती है और वही फेशियल मोटर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने फेशियल एक्सप्रेशन बनाना है, अभी हमने गुस्सा में अगर हमें कुछ दिखाना है कि हम गुस्से में हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन। अगर हम किसी से खुश है तो हम क्या करते हैं, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, हम सोच रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं, पता चल जाता है कि हम सोच रहे हैं। ठीक है। और जब हम चिंता में हैं, तो हम हमें पता चल जाता है सामने वाले को देख के कि ये चिंता कर रहा है, किसी चीज को सोच रहा है, खुश है, जो भी चीजें हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मसल जो नर्व है वो हमारी फेशियल नर्व होती है। इसके साथ साथ ये सेंसरी का भी काम करती है। सेंसरी क्या है कि जीभ से जो हमें टेस्ट पता चलता है, वो टेस्ट हमारे जीभ से ब्रेन तक ले जाने का काम भी किसका होता है, फेशियल नर्व का। नेक्स्ट हमारा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो नर्व है ये प्योर सेंसरी है और इसका काम होता है सुनना। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, देखिए यहाँ पे इसका काम क्या है, सुनना। और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सुनना। क्योंकि ये जो हमारा हिस्सा है ये कान है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा कान है, ये कान का जो है अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम इनर ईयर बोलते हैं। अगर हम इसका पूरा बनाए तो ये मिडिल ईयर हो जाता है ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे अकॉस्टिक मीटर्स होता है, बाहर वाला कान हमें ऐसे इस तरीके से दिखाई देता है, जो हमें बाहर से दिखता है। ठीक है। ऐसे रास्ता जाता है, फिर यहाँ से होते हुए तब फाइनली यहाँ पर, और यही से हमारी नर्व सप्लाई होती है। इसलिए ये यहाँ पे सिर्फ यही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ। ठीक है। ओके। तो हमारा जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर है जिसको हम ऑडिटरी नर्व के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे ईयर में से सप्लाई होती है और ये सुनने के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल जो है, इसमें ग्लॉसो जो है, देखिए ये भी मिक्स नर्व है और इसमें ये क्या करती है कि जीभ से टेस्ट का भी काम करती है, फेशियल का भी काम होता है टेस्ट लेना, और ग्लॉसोफेरेंजियल का होता है। वैसे अगर हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो जो फेशियल होती है वो हमारे जीभ के 2/3 पोर्शन से टेस्ट का मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, और बचा हुआ जो 1/3 है उसको हमारा ग्लासो जो है वो लेके जाता है। बचा हुआ 1/3 जो है टेस्ट का, वो जीभ का पार्ट जो वहां से टेस्ट कौन लेके जाता है, ग्लासोफेरेंजियल। तो ग्लासो जो है वो सेंसरी का काम करती है, जो हमारे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो फेरेंजियल है वो फेरिंग्स के मूवमेंट के लिए, फेरिंग्स जानते हैं आप, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने शायद आपको बताया था कि ये हमारा फेरिंग्स होता है, जहाँ से हम जब खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको निगलते हैं, तो वो फेरिंग्स होते हुए उसको हम निगलते हैं और वो फिर हमारे कांच पे चला जाता है इसोफेगस में। ठीक है। तो फेरिंग्स का काम जो होता है वो निगलना होता है, और वो जो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है वो हमारी फेरिंजियल नर्व करती है। ठीक है। तो ग्लासोफेरिंजियल नर्व का काम एक तो टेस्ट लेना होता है, दूसरा इसका काम होता है कि खाना को निगलना। ठीक है, सॉल्विंग का काम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है हमारा, एक तो निगलना फेरिंग्स में, और दूसरा क्या था कि जीभ से टेस्ट लेने का काम जो है वो ग्लासोफेरिंजियल का है। नेक्स्ट है वेगस नर्व। देखिए वेगस नर्व जो हमारी मिक्स नर्व होती है, और इसका जो है हमने बताया था इसके पहले कि हेड और नेक के अलावा एक नर्व ऐसी है जो बॉडी के अदर ऑर्गन, अदर हिस्से में भी सप्लाई देती है, वही वेगस नर्व है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो है वो लंग्स, हार्ट, हमारे पूरे जीआई ट्रैक और हमारे कुछ ईयर में भी इसका जो है सप्लाई देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये बहुत सारे जो ऑर्गन है उसमें इसका सप्लाई होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व जो होती है वो हमारे कंधे की कुछ मसल्स होती है, जैसे मान लीजिए कि हम कंधा ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये हमने किया, तो ये जो कंधा ऊपर नीचे हो रहा है, इस मसल्स को जो सप्लाई दे रही है हमारे नर्व, वो है एसेसरी नर्व। और ये सिर्फ मोटर है क्योंकि ये मसल्स का मूवमेंट करवा रही है, बाकी ये कोई सेंस, कोई मैसेज लेके नहीं जा रही है। नेक्स्ट हमारा हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल जो होती है वो जीभ को सप्लाई देती है, लेकिन अब ये टेस्ट लेने के लिए नहीं बल्कि जीभ के मूवमेंट के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा जीभ मूव कर रहा है, वो पूरे मूव में इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो नर्व है वो है हाइपोग्लॉसल। ठीक है। ओके। देखिए उसके आगे जो है सारे नर्व के आगे हमने एस ई एम आई ऐसे करके कुछ इंडिकेशन लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस का मतलब कि ये प्योर सेंसरी है। ठीक है, ये क्या है, प्योर सेंसरी। एम का मतलब ये प्योर मोटर है। ठीक है, सेंसरी मोटर का फंक्शन हमने आपको बता दिया है कि सेंसरी क्या होता है, मोटर क्या होता है, उसको आप
अगर नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास पीछे करके आप उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट जहाँ पे हमने मिक्स MI लिखा है, उसका मतलब मिक्स, मिक्स का मतलब कि इसमें सेंसरी भी है और इसमें मोटर भी है, मतलब ऐसी नर्व जिसका दोनों काम है, सेंसरी भी और मोटर भी। ठीक है, तो वैसे आप देख लीजिए कि कौन कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन कौन सी नर्व मोटर है और कौन कौन सी नर्व जो वो मिक्स है। ठीक है, तो इस क्रेनियल नर्व को आप अच्छे से याद कर लीजिए, एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए, और कौन इनका जो फंक्शन भी है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन को हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि दो तरीके का ये होता है, एक तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक जो होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक है, रिस्पायरेशन रेट का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा इनवॉलेंट्री है, जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। वही सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि सप्लाई स्केलेटल मसल, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, सिटिंग, हैंड शेकिंग, ये सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में है। और ये जो जिससे कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हम बता चुके हैं आपको, अभी प्रीवियस स्लाइड में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोनोमिक को हम अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो दो चीजें आती हैं वो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये चीजें भी हम आपको बता चुके हैं। सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, यहाँ पे हमने देखी लिखा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किसी भी सिचुएशन में डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, फाइट करनी है या फ्लाइट करना है, लड़ना है या वहां से भाग जाना है। इसमें जो होता है कि ये जब सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है। प्यूपिल डायलेट इसलिए हो जाती है ताकि हम हमारे सामने डेंजर सिचुएशन है तो हमें अच्छे से चीजें दिखाई दे, जिससे हम क्या करें कि कहीं पे हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। ठीक है, जिससे हमें भागना है तो हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाए ताकि हमें रास्ता जो है वो क्लियर दिखे। ठीक है, उसके अलावा क्या इनहिबिट्स डाइजेशन, उस टाइम हमारा पाचन एकदम कम हो जाता है, सिक्रेशन जितने भी होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हमें उस टाइम पेशाब फील नहीं होती है, हमारे मुंह मुंह जो है वो सूख जाता है। जब भी हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो सारे सिक्रेशन रुक जाते हैं। ना तो उस टाइम हमें डेफिकेशन फील होगा, ना तो यूरिनेशन फील होगा, ना तो हमारे मुंह में सलाइवा का पता चलेगा। वही अगर पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होता है, यानी कि जो डेंजर सिचुएशन थी वो हमारे सामने से हट गई, अब हमें क्या करना है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे हम रेस्ट करेंगे वैसे हमें भूख लगेगी, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट रेट जो बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा, जो प्यूपिल डायलेट थे वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और स्टिमुलेट डाइजेशन, वही डाइजेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओरल सिक्रेशंस और जितने भी टोटल सिक्रेशंस वो भी बढ़ जाएंगे, हमारे मुंह से सलाइवा ज्यादा निकलने लगता है। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं से भाग के खड़े होते हैं तो मुंह से ज्यादा सलाइवा आने लगता है। और जब हम किसी चीज से, किसी डरावनी चीज के सामने से जब हम हटते हैं तो हमें हटने के बाद, वो सिचुएशन हटने के बाद तब जाके यूरिनेशन और डेफिकेशन फील होने लगता है, हमें पेशाब और जो है टॉयलेट फील होना शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो है पूरे नर्वस सिस्टम को समराइज कर दिया है एक एक चीजों के बारे में, और आपको इसके बारे में एक एक चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये क्लास जो है वो कंप्लीट क्लास नहीं है, हम इन्हीं सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें बहुत दिनों की क्लास बनानी पड़ेगी। इस चैप्टर में हमने, इस क्लास में सिर्फ इस पूरे यूनिट को समराइज किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। थैंक यू।